नमस्कार साथियों, मैं जेसी बुंदेला बोरिया क्लासिक के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आपको पता होगा अभी चंद 4-5 रोज बाद आपकी सीटेट की एग्ज़ाम होने वाली है और उस सीटेट से संबंधित मैं आपके पास कुछ हिंदी से संबंधित क्वेश्चंस लेके आया हूं, जिसमें आपकी शिक्षण विधियां यानी पेडालॉजी है। तो मैं उन शिक्षण विधियों के माध्यम से ही आपको कुछ प्रश्नों के माध्यम से आपको उन प्रश्नों का उत्तर और बताऊंगा, जिसमें शिक्षण विधियां किस तरीके से आती हैं और उन शिक्षण विधियों को कैसे हल किया जाता है। 4-5 क्वेश्चन जो आते हैं तो ऐसे आते हैं। तो अभी 4-5 रोज की बात है, क्योंकि आपका सीटेट का एग्जाम होने वाला है। लेकिन अगर इन सभी को आप पढ़ोगे तो आप सीटेट में भी पढ़ सकते हो, आप आरटेट में भी पढ़ सकते हो, आप एसटेट में भी पढ़ सकते हो, आप यूपी टेट में पढ़ सकते हो। यानी आपका जहां भी टेट का एग्जाम होगा उसमें आपको ये बहुत ही बेनिफिट देगी। आप उन प्रश्नों को हल करना और मैं आपको हल सहित यानी कि व्याख्या सहित आप लोगों को इनको बताऊंगा, विवरण सहित आपको बताऊंगा इसका आंसर किस तरीके से दिया जाता है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे पहले प्रश्न की। तो पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, ये रहा कि प्राथमिक स्तर पर ये जो है प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यानी कि असत्य पूछा गया है। आपको ध्यान रखना होगा कि प्रश्न असत्य पूछा जा रहा है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। पहला, बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। दूसरा, बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होता है। तीसरा, सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियों व निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो सकती है। और चौथा है, बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेंगे। तो ये 4 ऑप्शन है आप लोगों के सामने और प्रश्न आपके सामने है। जो प्रश्न आपको दिया गया है, प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा में। तो बच्चों के भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं, बिल्कुल ये तो सही है। सुधार के नाम पर भी की जाने वाली टिप्पणियों व निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो सकती है, ये भी सही है। बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन कर सकेंगे, ये भी सही है। इसने पूछा है असत्य है। तो बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होता है, नहीं। वहां बच्चे अलग भाषा सीखेंगे, घर पर बच्चा अलग भाषा सीखेगा। तो पहला प्रश्न आपका जो है उसका सही उत्तर यानी असत्य कथन जिसको पूछा जा रहा है वो है आपका बी, यानी बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होता है, नहीं होता है। इसने होता है कहा है, जबकि वो नहीं से उत्तर आएगा। इसलिए पहला प्रश्न है, इसका सही उत्तर है और वो है आपका बी, विकल्प बी आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं नंबर 2 पर। नंबर 2 प्रश्न है आपका ये रहा कि भाषा, नंबर 2 में है कि भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां। प्रश्न है भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां। त्रुटि का मतलब है गलतियां, कौन सी हैं? भाषा प्रयोग की असफलता की ओर संकेत करती है, भाषा प्रयोग की असफलता की ओर संकेत करती है। दूसरी है भाषा सीखने की प्रक्रिया के स्वाभाविक पड़ाव है, सही नहीं है, इनके प्रति कठोर रवैया अपनाना चाहिए।
या बच्चे, शिक्षक, पाठ्यक्रम आदि की असफलताओं के संकेतक है। प्रश्न क्या है? भाषा सीखने में होने वाली त्रुटि यानी कि गलती क्या है? तो पहला ऑप्शन है भाषा प्रयोग की असफलता की ओर संकेत करती है। बिल्कुल सही है, भाषा प्रयोग की असफलता की ओर संकेत करती है। भाषा सीखने की प्रक्रिया के स्वाभाविक पड़ाव, स्वाभाविक थोड़ी होता है, अरे भैया भाषा सीखोगे उसके बाद स्वभाव से थोड़ी होता है, ये तो अपन धीरे धीरे जब सीखेंगे तब जाकर के पता लगेगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है भाषा सीखने की प्रक्रिया के स्वाभाविक पड़ाव है नहीं। तो ये राइट आंसर हो गया, भाषा सीखने की प्रक्रिया के स्वाभाविक पड़ाव हैं। तो ये था आपका दूसरा प्रश्न, अर्थात भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां यानी भाषा सीखने की प्रक्रिया के स्वाभाविक पड़ाव है। ये आपका सही त्रुटि, होने वाली त्रुटि यानी कि गलती, वो आपका है भाषा सीखने की प्रक्रिया के स्वाभाविक पड़ाव है। ये आपका सही आंसर होगा, आंसर बी इसका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं अगले वाले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 3, ये है आपका प्रश्न संख्या 3 और ये पूछता है आपसे कि शब्दों के अर्थ स्पष्ट करने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है। शब्दों के अर्थ स्पष्ट करने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है, ये प्रश्न है। शिक्षक द्वारा स्वयं अर्थ स्पष्ट करना, वाक्य प्रयोग द्वारा बच्चों को अर्थ का अनुमान लगाने का अवसर देना, शब्दकोश देखना या शब्दों की व्याख्या करना। प्रश्न समझने की कोशिश करें। शब्दों के अर्थ स्पष्ट करने की सर्वश्रेष्ठ, ये कह रहा है शब्दों के अर्थ स्पष्ट करने हैं और करने के लिए सर्वश्रेष्ठ पद्धति कौन सी है? शिक्षक द्वारा स्वयं अर्थ स्पष्ट करना, ये भी है, लेकिन पूछ क्या रहा है? सर्वश्रेष्ठ पूछ रहा है वो आपसे। भाई शिक्षक द्वारा स्वयं अर्थ स्पष्ट करेगा, बिल्कुल करेगा। वाक्य प्रयोग द्वारा बच्चों को अर्थ का अनुमान लगाने का अवसर देना, ये भी सही है। शब्दकोश देखना, क्योंकि शब्द का अर्थ जो स्पष्ट होगा वो शब्दकोश में भी मिलता है, ये भी सही है। शब्दों की व्याख्या करना, ये भी सही है। यानी कि ये चारों के चारों ऑप्शन आपके सही हैं, लेकिन इसने पूछा है कि सर्वश्रेष्ठ पद्धति कौन सी है। तो सर्वश्रेष्ठ पद्धति है आपके सामने विकल्प बी, यानी वाक्य प्रयोग द्वारा बच्चों को अर्थ का अनुमान लगाने का अवसर देना। ये आपका सही उत्तर होगा। उत्तर ये चारों सही है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ पूछा जा रहा है तो सबसे ज्यादा शिक्षक द्वारा, ये भी सही है उत्तर। तो शब्दों को शब्दकोश से देखना, ये भी सही है, शब्द का अर्थ तो देख रहा है स्पष्ट करने के लिए। भाई मुझे मालिए कोई शब्द नहीं आ रहा तो मैं शब्दकोश देखूंगा, अगर मुझे मान लीजिएगा नहीं आ रहा तो मैं व्याख्या करूंगा, अगर मैं शिक्षक द्वारा स्वयं खुद बनाए। लेकिन सबसे बढ़िया जो अपन कहते हैं कि सही सर्वश्रेष्ठ यानी सबसे अच्छा जो होगा वो विकल्प आपका बी राइट आंसर होगा। ये आपका तीसरे प्रश्न का राइट आंसर विकल्प बी होगा। चलिए साथियों नेक्स्ट आते हैं हम नंबर 4 पर। यह है नंबर 4 आपका प्रश्न कि सुमन बचपन से ही गुजराती बोल समझ लेती है। यानी कि ये कह रहा है कि प्रश्न आपसे कि सुमन है जो बचपन से ही गुजराती जो है भाषा बोल भी सकती है और समझ भी लेती है, वह कभी विद्यालय नहीं जाती, यह उदाहरण है। यानी कि अब आपको कैसे पता करेंगे इसका हम कि वह विद्यालय भी नहीं गई और ना किसी से उसने पूछा, ना कभी पढ़ी, और गुजराती भाषा को बोल भी सकती है और समझ भी सकती है। तो भाषा सीखने का पहला उदाहरण किसका है? यह उदाहरण किसका? भाषा सीखने का, भाषा में पिछड़ेपन का, भाषा अर्जन का या सुमन की प्रतिभा का। तो प्रश्न संख्या 4 जो उत्तर देता है वो उत्तर है कि उसने घर बैठे, यानी कि वो
स्कूल नहीं गई है, वो विद्यालय नहीं गई है, लेकिन उसने घर बैठ करके भाषा को सीखा है, अर्जन किया है। तो जब भाषा को अर्जित किया है, भाषा को सीखा है, तो भाषा अर्जन ही इसका जो है राइट आंसर होगा। तो चौथा प्रश्न जो है इसका सही आंसर हो गया भाषा अर्जन का। यानी कि सुमन बचपन से ही गुजराती बोल भी रही है, समझ भी रही है, लेती है, वह कभी विद्यालय नहीं जाती। यह उदाहरण है कि ये घर पे बैठ करके और भाषा को अर्जित किया है, अर्जन किया है, सीखा है। तो सीधा सा यहाँ भाषा अर्जन का ही उदाहरण माना जाएगा। तो राइट, भाषा सीखने का भी है, लेकिन यहाँ भाषा सीखेगी विद्यालय जा करके, लेकिन इसने अर्जित किया है और वो घर पर ही, क्योंकि उसने कहा है कि वे कभी विद्यालय नहीं गई। तो विद्यालय नहीं गई तो घर पर सीखी है, और जब घर पर सीखी है तो सीधा सा उसने अर्जन किया है, भाषा को अर्जित किया है, भाषा का ज्ञान प्राप्त किया है घर बैठ करके। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए नेक्स्ट आते हैं अगले प्रश्न नंबर 5 पर। यह है नंबर 5 आपका, बहुभाषी। देखिए क्या कह रहा है, बहुभाषी कह रहा है आपसे कि बहुभाषी कक्षा में, बहुभाषी का मतलब है बहुत सारी भाषाएं, कक्षा में शिक्षक में इतनी योग्यता अवश्य हो कि वह है। बहुभाषी कक्षा में शिक्षक में इतनी योग्यता अवश्य हो कि वह है सभी बच्चों की मातृभाषा की संरचनाओं को जान सके। सभी मातृभाषा है, सभी बच्चों की मातृभाषाओं की संरचनाओं को जान सके, पाठ्य पुस्तक को जल्दी पूर्ण करा सके, विभिन्न भाषाओं में पाठों की विषय वस्तु शब्दांश अनुवाद कर सके, वस्तु का जो है शब्दांश का अनुवाद कर सके, और सरल प्रश्न पत्र बना सके। प्रश्न संख्या 5 है और कह रहा है कि बहुभाषी कक्षा में शिक्षक में प्रश्न को बहुत ही गहराई से पढ़ना है। ये सी-टेट, यूपी-टेट, आर-टेट, एच-टेट जितने भी एग्जाम है इन सभी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी 4-5 रोज जो बाद में आपका एग्जाम होने वाला है उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अगर इनको पढ़ेंगे, इन क्लास को लेंगे तो निश्चित आपको जो है 2-4 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो निश्चित रूप से आपके ये 2-4 प्रश्न ही आपको निर्णायक प्रश्न भी कह सकते हैं हम। तो आप इस वाली क्लासों को ज्वाइन करें, इनको लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको पता है हम लोग मौर्य क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर यहाँ आपके प्लेटफॉर्म पर आपको ये सुविधाएं दे रहे हैं 5-7 दिन के लिए कि जितना हो सके उतना आप लोग यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन से जुड़े तो निश्चित रूप से आपको सफलता भी प्राप्त होगी। तो प्रश्न संख्या 5 है, बहुभाषी कक्षा में शिक्षक में इतनी योग्यता अवश्य हो कि वह सभी बच्चों की मातृभाषाओं की संरचनाओं को जान सकेगा। नहीं जान पाएगा। पाठ्य ये तो है, हाँ सभी बच्चों की मातृभाषा की संरचनाओं को जान सकेगा, पाठ्य पुस्तक को जल्दी पूर्ण करा सकेगा, नहीं कराएगा, विभिन्न भाषाओं में पाठ्यों की विषय वस्तु का शब्दांश अनुवाद कर सकेगा, नहीं कराएगा, सरल प्रश्न पत्र नहीं, उत्तर सही ए ही होगा। यानी कि सभी बच्चों की मातृभाषाओं की संरचनाओं को जान सकेगा। ये कह रहा है बहुभाषी, बहुत सारे बच्चे होते हैं, अलग अलग भाषा के होते हैं, उनमें शिक्षक इतनी योग्यता होनी चाहिए कि सभी बच्चों की मातृभाषाओं की संरचनाओं को जान सके। ये पहला ही इसका राइट आंसर होगा। ये नंबर 5 वाला आपका प्रश्न था। नेक्स्ट अब आते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। यह है प्रश्न संख्या 6, प्राथमिक स्तर की शिक्षा में संप्रेषण का माध्यम ... है, खाली जगह है, ही होनी चाहिए, क्योंकि इसी भाषा में ही बच्चों का मस्तिष्क सबसे पहले क्रियाशील होता है। प्रश्न समझ रहे हैं, प्राथमिक स्तर की शिक्षा में संप्रेषण है का माध्यम यानी सीखने का माध्यम ही होना चाहिए, क्योंकि इसी भाषा में ही बच्चे का मस्तिष्क सबसे पहले क्रियाशील होता है। तो देखिएगा, प्राथमिक स्तर की कक्षा में अंग्रेजी
दूसरी है मातृभाषा, तीसरी है प्रदेश की भाषा और चौथी है हिंदी भाषा। आपको इन चारों में से एक उत्तर देना है। तो ये कह रहा है कि प्राथमिक स्तर की शिक्षा में संप्रेषण का माध्यम जो होता है वो सीधा सा ना तो अंग्रेजी होता है, ना प्रदेश की भाषा होता है, ना हिंदी होता है। सीधा का सीधा प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए उत्तर आएगा मातृभाषा। यानी कि अगर बच्चे की मातृभाषा है तो निश्चित रूप से जो है निश्चित अगली भाषा को सीख सकता है। इसने सही कहा है कि प्राथमिक स्तर की शिक्षा में संप्रेषण का माध्यम मातृभाषा ही होनी चाहिए। प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है, होनी चाहिए, क्योंकि इसी भाषा में ही बच्चे का मस्तिष्क सबसे, पता है आपको बच्चे के मस्तिष्क में 4 बिंब बनते हैं। 4 बिंब कौन कौन से बनते हैं? पहला दृश्य बिंब बनता है, बच्चा देखता है। उसके बाद में श्रुति बिंब बनता है, उसके बाद में विचार बिंब बनता है और उसके बाद में भाव बिंब बनता है। ये 4 बच्चे के मस्तिष्क में बनने वाले बिंब है। छोटा बच्चा जब होता है तो निश्चित रूप से दृश्य बिंब की ओर जाता है। तो दृश्य बिंब देखता है तो दृश्य बिंब सबसे पहले छोटा बच्चा घर की छत या घर के पंखे को देखता है। उसके बाद में धीरे धीरे उसको पंखे के बारे में जानकारी होती है तो वो मातृभाषा को ही जाता है, क्योंकि माँ उसको सिखाती है। तो यहाँ पर भी यही कहा है, उसके मस्तिष्क में सबसे पहले क्रियाशील कौन सी होती है? तो सीधा सा उत्तर आपका होगा मातृभाषा। ये इसका राइट आंसर है 6 नंबर के प्रश्न का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न पर चलते हैं। ये है आप लोग का नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न संख्या विद्यालय में आने से पूर्व, प्रश्न है विद्यालय में आने से पूर्व बच्चे के पास छोड़ दिया खाली जगह। व्याकरण की समझ बिल्कुल नहीं होती, व्याकरण की पूर्ण समझ होती है, व्याकरण की सचेत समझ नहीं होती और व्याकरण की सचेत समझ होती है। ये लो साहब, इन्होंने किस तरीके से प्रश्न कोट किया है कि विद्यालय आने से पूर्व की बात कर रहा है बच्चा, पहले घर पर ही, अब विद्यालय अभी नहीं गया, उससे पहले की बात कर रहा है, पूर्व की बात कर रहा है। तो व्याकरण की समझ बिल्कुल नहीं होती। प्रश्न संख्या 7, व्याकरण की पूर्ण समझ होती है, व्याकरण की सचेत समझ नहीं होती, व्याकरण की सचेत समझ होती है। तो भाई देखो, व्याकरण की समझ बिल्कुल नहीं, थोड़ी बहुत तो होती है, बिल्कुल नहीं थोड़ी बहुत। व्याकरण की पूर्ण समझ नहीं, ये भी नहीं कह सकते हैं भाई, बिल्कुल भी नहीं हो सकती तो पूर्ण भी नहीं हो सकती, ये तो दोनों ही गलत हो गए। और व्याकरण की सचेत समझ होती है, यानी सचेत रूप से अगर होती तो फिर वो पहले से ही व्याकरण समझ में आ जाती। तो यहाँ जो सीधा उत्तर दिया है कि व्याकरण की सचेत समझ नहीं होती है, यानी कि उसको चेतना पूर्वक जो है व्याकरण की समझ नहीं होती। तो बिल्कुल नहीं होती नहीं, पूर्ण नहीं, सचेत समझ नहीं। तो सीधा उत्तर क्या है कि व्याकरण की सचेत समझ नहीं होती। इसका सही उत्तर आपका सी विकल्प होगा, क्योंकि विद्यालय आने से पूर्व बच्चे के पास पूर्ण रूप से सचेत समझ नहीं होता है। तो ये था आपका प्रश्न संख्या 7। अब आते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। यह है प्रश्न संख्या 8। भाषा की कक्षा में बच्चों को किसी त्योहार विशेष के बारे में बताना है, तो आप क्या करोगे? यानी इसने कह दिया कि भाषा की कक्षा है, अब वो हिंदी भाषा की हो, चाहे अंग्रेजी भाषा की हो, चाहे संस्कृत भाषा की हो, उर्दू की हो, जिसकी भी है, तो बच्चों को किसी त्योहार विशेष के बारे में बताना है, तो आप क्या करेंगे? प्रश्न ये है, श्याम पट्ट पर उस त्योहार विशेष के बारे में लिख देंगे, किसी पुस्तक से उस त्योहार के बारे में पढ़कर आएंगे, बच्चों को उस त्योहार के बारे में अपने अपने अनुभव सुनाने के लिए कहेंगे, उस त्योहार पर गृह कार्य के रूप में निबंध लिखकर लाने के लिए कहेंगे। देखो, बात तो चारों ही मिलती जुलती सी है। यहाँ 4 जो चीज दी गई है चारों मिलती जुलती है। कह रहे हैं ना कि श्याम पट्ट पर त्योहार विशेष के बारे में लिखेंगे, लिख भी सकते हैं। किसी पुस्तक से उस त्योहार के बारे में पढ़कर आएंगे, बिल्कुल कह देंगे। बच्चों को उस त्योहार के बारे में अपने अपने अनुभव सुनाने के लिए कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे।
और उस त्योहार पर गृह कार्य के रूप में निबंध लिखकर लाने के लिए कहेंगे। बात तो सही है, लेकिन प्रश्न है भाषा की कक्षा में बच्चों को किसी त्योहार विशेष के बारे में बताना है, तो आप यानी कि अध्यापक क्या करेगा, तो क्या करेगा वो कि बच्चों को उस त्योहार के बारे में अपने अपने अनुभव सुनाने के लिए कहेंगे। भाई जितने भी बच्चे होंगे, होली का त्योहार है, दीपावली का त्योहार है, रक्षाबंधन है, गणतंत्र दिवस है, जितना स्वतंत्र दिवस, तो जितने भी बच्चे वहां पढ़ रहे हैं तो वो अपने अपने अनुभव को बताएंगे। तो निश्चित रूप से वहां और यानी जो कहानी बनाई जा रही है या त्योहार के बारे में जानकारी, हो सकता है कुछ कम बता दे, हो सकता है कुछ ज्यादा बता दे, सबको मिक्स, तो अपने अपने अनुभव को बताया जाता है। तो वहीं पर जो है अध्यापक क्या करेगा कि बच्चों से कहेगा कि लाओ भाई आओ, अपने अपने अनुभव को शेयर करो, अपने अपने अनुभव बताइएगा, तब जाकर के तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ 8 नंबर में आपका बच्चों को उस त्योहार के बारे में अपने अपने अनुभव सुनाने के लिए कहेंगे। ये है आपका राइट आंसर सी, यानी कि 8 नंबर के प्रश्न का विकल्प सी उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं अगला प्रश्न पर। यह है आपका अगला वाला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। प्राथमिक कक्षाओं, प्रश्न है प्राथमिक कक्षाओं के भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रश्न देखिए ये इस तरीके से प्रश्न आते हैं आप लोगों के सीटेट में और यूपी टेट में, भाषा का अर्जन जिसको कहा जाता है। तो आपको याद रखना कि आर टेट में इस तरीके के प्रश्न कम आते हैं, लेकिन यूपी टेट होगा या आपका सी टेट होगा, सी टेट के लिए, यूपी टेट के लिए, रेस्ट टेट के लिए तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न माने जाते हैं। कभी कभी हमारे आर टेट में भी ये प्रश्नों को पूछा जा सकता है, लेकिन यूपी टेट और आर टेट में तो ये 100% प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे ही प्रश्न प्राथमिक कक्षाओं के भाषा शिक्षक होने के नाते आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका, आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है, प्रश्न है ये। और इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं हम, क्या बोलेगा। बच्चों को वाद विवाद के लिए तैयार करना, पहला। विद्यार्थियों को सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए तैयार करना, तीसरा। कक्षा में पाठ्य पुस्तक का अच्छी तरह से निर्वाह करना, चौथा। बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना। यानी ये कह रहा है प्राथमिक कक्षाओं के भाषा शिक्षक, भाषा के शिक्षक हो आप, तो भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है वो बतानी है। बच्चों को वाद विवाद के लिए तैयार करोगे? नहीं। विद्यार्थियों को सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए तैयार करना तो है, लेकिन पढ़ाओगे जब ही, तो ऐसे थोड़ी डायरेक्ट ही तैयार कर दोगे। कक्षा में पाठ्य पुस्तक का अच्छी तरह से निर्वाह करना ये भी है, लेकिन सर्वाधिक पूछा जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले पूछा गया था सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ, तो यहां पर भी पूछा जा रहा है सर्वाधिक महत्वपूर्ण। वाद विवाद प्रतियोगिता करवाता है, बिल्कुल अध्यापक करवाता है। विद्यार्थियों को सर्वाधिक प्राप्त करने के लिए उसको प्रोत्साहित करता है कि भैया पढ़ो, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा नंबर आए। आप पढ़ोगे तो ही नंबर ज्यादा आएंगे। लेकिन यहाँ कह रहा है कक्षा में पाठ्य पुस्तक अच्छी तरह से निर्वाह करना, ये भी सही है, लेकिन प्रश्न क्या है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका क्या है। तो भैया सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना। यानी कि अध्यापक की भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास के लिए अच्छे अच्छे अवसर जुटाना, यही सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है प्राथमिक कक्षा के भाषा शिक्षक के रूप में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी डी ऑप्शन आपका सही होगा। यह है आपका प्रश्न संख्या 9 पर। नेक्स्ट अगला आता है प्रश्न संख्या 10। यह है आपका प्रश्न संख्या 10। प्राथमिक स्तर पर हिंदी, देखिए यहां प्रश्न प्राथमिक आ रहा है तो इसका मतलब लेवल 1 का है ये प्रश्न, और लेवल 1 के ही प्रश्नों से ज्यादातर आप लोगों के सामने है। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी है।
देखो किस तरीके से प्रश्नों को घुमा घुमा कर दे रहा है कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक अभी सर्वश्रेष्ठ महत्वपूर्ण, तो ये सर्वश्रेष्ठ महत्वपूर्ण जो है किस तरीके से अपन जो है इसको कहेंगे, तो प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। और भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश, कक्षा में लिखित आकलन, ये चार आपके सामने विकल्प दिए गए हैं। चारों विकल्पों में ध्यान रहे, पहली प्राथमिकता दे रहा है वो भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान होना चाहिए। कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश और कक्षा में लिखित आकलन। तो प्रश्न संख्या 10 कहता है प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी है, और वो है देखो भाषा शिक्षक का ज्ञान, ये तो बिल्कुल ये भी सही है। कक्षा में रंगीन पाठ्य ये भी सही है, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश ये भी सही है, और कक्षा में लिखित आकलन ये भी सही है। प्रश्न के चारों विकल्प तो सही है, लेकिन इसने पूछा है कि सबसे अधिक जरूरी है। देखो बार बार एक ही चीज आ रही, सर्वश्रेष्ठ कौन सा है, महत्वपूर्ण कौन सा है, सबसे अधिक जरूरी क्या है। जरूरी तो सभी है, लेकिन सब में जरूरी कौन सा है, तो यहाँ प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर होगा, और वो होगा कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश होना चाहिए। छपे हों, दीवारों पे टंगे हों, प्रिंट होंगे तो बच्चा ज्यादा से ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर सकता है, सीख सकता है। हम लोग जो है भाषा प्रयोगशाला होती है, उस भाषा प्रयोगशाला में इन्हीं चित्रों को टांग देते हैं, चारों ओर दीवारों पर चित्र बना देते हैं। आजकल स्कूलों में जो है ज्यादातर स्कूलों को प्रिंट कर दिया जाता है, उसमें चित्र बना दिए जाते हैं। पहले रोलर बोर्ड होते थे, उन पर प्रिंट बनाते थे, अब जो है सीधा सीधा बना दिया जाता है। तो यहाँ पहला इसका उत्तर सही होगा, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश, ये इसका सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 10 का। अब आते हैं प्रश्न संख्या 11। तो प्रश्न संख्या 11 आपके सामने ये है, और इस प्रश्न संख्या 11 कहता है आपसे कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण करते, ध्यान से सुने, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण करते समय, हिंदी भाषा का शिक्षण करते समय आप किस बिंदु पर सर्वाधिक बल देंगे। मतलब हर बात कहाँ, सर्वाधिक, सबसे अधिक, महत्वपूर्ण, सर्वोत्तम। ऑप्शन चारों ही सही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सही कौन सा है, ये है प्रश्न का जो है उत्तर निकालना है। तो पहला है हिंदी भाषा के मुहावरे और लोकोक्तियों पर बल देना, दूसरा है हिंदी भाषा की विभिन्न वाक्य संरचनाएं, तीसरा है हिंदी भाषा का सौंदर्य और आंचलिकता, चौथा हिंदी भाषा की मानक वर्तनी। अब हमें प्रश्न, तो हिंदी भाषा के मुहावरे लोकोक्तियों पर बल भी दिया जाता है, ये भी सही है। हिंदी भाषा की विभिन्न वाक्य संरचनाएं, ये भी सही है। हिंदी भाषा का सौंदर्य और आंचलिकता, ये भी सही है। हिंदी भाषा की मानक वर्तनी, ये भी सही है। यानी कि प्रश्न का उत्तर तो ये चारों के चारों है, लेकिन यहाँ पूछा है सर्वाधिक बल देंगे, यानी सर्वाधिक बल कहां से दिए देंगे का है, यहाँ सर्वाधिक बल देना पड़ रहा है। तो ये चारों विकल्प तो सही है, चारों के चारों ही विकल्प सही हैं, लेकिन करे क्या, इनमें से एक को उत्तर देना है, हमें चारों को नहीं देना, एक उत्तर देना है। विशेष रूप से ये पूछा जा रहा है कि हमें यहाँ सबसे ज्यादा, सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है, वो उत्तर है आपका विकल्प संख्या सी, हिंदी भाषा का सौंदर्य और आंचलिकता, ये इसका सही राइट है। राइट तो ये चारों ही हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा आपका महत्वपूर्ण, इस पर सबसे ज्यादा बल दिया जाता है। तो प्राथमिक हिंदी भाषा का शिक्षण कराते समय आप किस बिंदु पर देंगे, यानी कि सौंदर्यता और आंचलिकता पर सबसे ज्यादा हम यहाँ जोर देंगे। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न, ये है आपका अगला प्रश्न 12 नंबर का, और ये प्रश्न है बहुभाषी कक्षा में मातृभाषा प्रयोग को डैश। बहुभाषी कक्षा में मातृभाषा प्रयोग को, अब छोड़ दिया उसने, क्या करना,
स्वीकार किया जाना चाहिए, अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, अनदेखा कर दिया जाना चाहिए या अस्वीकार किया जाना चाहिए। चारों में से आपको एक उत्तर देना है। स्वीकार किया जाना चाहिए, अधिक महत्व, देखो अभी थोड़ी देर पहले प्रश्न आ भी चुका है, प्राथमिक स्तर में मातृभाषा को सबसे ज्यादा बल देते हैं, तो यहां अस्वीकार किया जाना नहीं, अनदेखा नहीं कर सकते, अधिक महत्व नहीं दिया जा सकता, हाँ स्वीकार किया जाना चाहिए। यानी कि हमें बहुभाषी कक्षा में मातृभाषा प्रयोग करने के लिए उस पर स्वीकार करना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए, अर्थात स्वीकार किया जाना चाहिए। तो ये बहुभाषी कक्षा में, यानी कि प्राथमिक कक्षा के लिए जब कहा जाता है तो बहुभाषी कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग को स्वीकार किया जाना चाहिए, ये इसका सही आंसर होगा। आंसर ए ऑप्शन इसका राइट है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है हमारा प्रश्न संख्या 13। तो ये है प्रश्न संख्या 13। प्राथमिक स्तर पर बच्चों का भाषा विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है, यानी कि प्रश्न सर्वाधिक पूछे जा रहे हैं। ये सीटेट में और यूपीटेट में पूछे जाते हैं ज्यादातर है भाषा। प्राथमिक स्तर पर तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहां पर है प्राथमिक स्तर पर बच्चों का भाषा विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है। प्रश्न है ये भाषा के कठोर आकलन पर, भाषा की पाठ्य पुस्तक पर, समृद्ध भाषिक परिवेश पर या भाषा की व्याकरणिक जानकारी पर, ये आपको बताना है। तो अब इनमें से उत्तर एक देना है हमें। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है भाषा के कठोर आकलन पर, करता तो है लेकिन ज्यादा नहीं, भाषा की पाठ्य पुस्तकों पर करता है, समृद्ध भाषिक परिवेश पर या भाषा की व्याकरणिक जानकारी पर। तो राइट आंसर हो जाएगा समृद्ध भाषिक परिवेश। यहां पर सी विकल्प इसका सही आंसर होगा, अर्थात समृद्ध संपूर्ण रूप से भाषिक परिवेश जो है वो होना चाहिए, तभी जाकर सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है। तो ये था आपका प्रश्न संख्या 13, अर्थात इसका राइट आंसर है सी विकल्प, और सी आपका सही हो जाएगा समृद्ध भाषिक परिवेश में। नेक्स्ट आता है आपका अगला प्रश्न संख्या 14। देखिए साथियों, अगर इसी तरीके से आप लोगों को और भी अगर मान लीजिएगा क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं या आपको लेने हैं या आपको सीखना है, तो मोरे क्लासेस का प्लेटफॉर्म जो है, मोरे क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कीजिएगा, तभी जाकर के ये और महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिल सकते हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग फिर अपने दोस्तों को इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करोगे तो हम भी आप लोगों के लिए और अच्छे से अच्छे, अभी तो हम सीटेट की बात कर रहे हैं, हम यूपीटेट की बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से एचटेट की भी हम बात करेंगे, आरटेट की भी बात करेंगे, क्योंकि राजस्थान में सीईटी का एग्जाम होगा तो उसमें भी हम आपको ये सारी चीज़ें उपलब्ध कराएंगे। तो जितना ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे, सब्सक्राइब कराएंगे, लाइक करेंगे और अपने मित्रों के साथ में इसको देखेंगे, तो मैं कहता हूं आपसे कि और बहुत सारी विधियां जो आपकी शिक्षण विधियां होती हैं उन सब का आपको इसी प्लेटफॉर्म पर बहुत अच्छी तरीके से आपको मिलेगा। आप जुड़िएगा इस मोरिये प्लेटफॉर्म से, ऑनलाइन और ऑफलाइन से। तो चलिए साथियों, नेक्स्ट आता है हमारा कौन सा प्रश्न कक्षा में बहु भाषिकता को पोषित करता है। प्रश्न है कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को पोषित करता है। पोषण करना है, पोषित करता है, बढ़ाता है। यानी जिस तरीके से पेड़ से फूल जब बनता है तो वो फूलों के नाम से अपनी भाषा में लिखो। अच्छी लगने वाली महक को क्या कहेंगे, बुरी लगने वाली महक को क्या कहेंगे, तुम्हारे घर में किस किस की महक आती है। कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को पोषित करता है।
तो सीधा सा उत्तर दिख रहा है, फूलों के नाम से अपनी भाषा में लिखो। यानी कि आप अपने फूलों के नाम से अपनी भाषा में लिखो कि किस किस तरीके से हम क्या क्या कह सकते हैं। तो इस प्रश्न का सीधा सा उत्तर यह है, फूलों के नाम से अपनी भाषा में लिखना होता है। अच्छी लगने वाली महक, क्या कहोगे, अच्छी लगने वाली महक तो होती ही नहीं है। बुरी लगने वाली महक ये भी नहीं होती है। तुम्हारे घर में किस किस की महक, अरे भैया ये सारी चीजें थोड़ी होती है। महक महक सब तो अपने आप में अलग ही है। तो फूलों के नाम से अपनी भाषा में लिखो कि आपको कैसे किस किस तरीके से पोषित करना होता है। अंत में आता है आपका अंतिम प्रश्न, और अंतिम प्रश्न है आपके सामने ये रहा आपका लास्ट प्रश्न। भाषा शिक्षण की अनुवाद विधि डैश। अनुवाद, भाषा शिक्षण की अनुवाद विधि व्याकरण अनुवाद विधि कहते हैं। मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं बनती, मातृभाषा की उपेक्षा करती है, मातृभाषा को मध्यस्थ बनती है और लक्ष्य भाषा को ही श्रेष्ठ सिद्ध करती है। भाषा शिक्षण की अनुवाद विधि व्याकरण अनुवाद विधि होती है, जिसमें हम व्याकरण के माध्यम से यानी अनुवाद के माध्यम से व्याकरण को सिखाते हैं। व्याकरण अनुवाद विधि का मतलब यह कि अनुवाद के माध्यम से, भंडारकर विधि भी हम कहते हैं इसको, कि यहाँ पर जो है अनुवाद किया जा रहा है किसी भी भाषा का, अनुवाद के माध्यम से व्याकरण को सिखाया जा रहा है। तो मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं बनाती, बिल्कुल मातृभाषा की उपेक्षा करती है, मातृभाषा को मध्यस्थ बनती, मातृभाषा के मध्यस्थ बनती है। यानी कि यहाँ मध्यस्थ नहीं बनती, यहाँ मध्यस्थ बनती है मातृभाषा के। तो राइट जो आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा सी, यानी मातृभाषा शिक्षण की अनुवाद विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाती है। भाषा शिक्षण की अनुवाद विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाती है, क्योंकि इसी के माध्यम से हम लोग जो है और भाषाओं का ज्ञान कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 16 कि रश्मि अपनी कक्षा को बाहर मैदान में ले जाती है और पर्यावरण पर आधारित कविता पाठ का कार्य करती है, रश्मि का उद्देश्य है। प्रश्न को कोशिश करिएगा समझने की, यानी कि आप लोग समझेंगे प्रश्न को, तो प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिए। यह है आप लोग के सामने प्रश्न 16, जिसमें आप लोग के सामने है कि रश्मि अपनी कक्षा को बाहर मैदान में ले जा रही है और वो पर्यावरण पर आधारित कविता पाठ का कार्य करती है, रश्मि का उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन, बच्चों को रोजमर्रा की चर्चा से कुछ अलग माहौल देना है, बच्चों को मैदान में घूमने का अवसर देना है, मैदान के प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध जोड़ते हुए कविता को समझने का अवसर देना है, और अपने शिक्षक प्रशिक्षण में सीखी बातों का निर्वाह करना है। प्रश्न 4 यानी 1 और उसके ऑप्शन है 4। तो पहला प्रश्न है बच्चों को रोजमर्रा की चर्चा से कुछ अलग माहौल देना। दे तो अलग माहौल रही है लेकिन इतना सार्थक नहीं है। बच्चों को मैदान में घुमाने का अवसर देना, ये भी नहीं है। तो हमारा सीधा सा जो उत्तर आता है कि वो बच्चों को लेके जा रही है मैदान के प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध जोड़ने, यानी कि जो वातावरण है, एनवायरनमेंट है, उस प्राकृतिक एनवायरनमेंट के साथ में उन सबका संबंध जोड़ना और कविता को समझाने का अवसर देना। ये इसका 16वां प्रश्न जो है इसका सही आंसर है, अर्थात ऑप्शन सी, यानी सी ऑप्शन इसका राइट होगा। 16 नंबर का प्रश्न जिसका उत्तर सी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन करते हैं नेक्स्ट प्रश्न 17 नंबर पर। यह है आप लोगों के सामने 17 नंबर, व्याकरण शिक्षण। साथियों ध्यान से देखेंगे, व्याकरण शिक्षण की अपेक्षाकृत बेहतर विधि है। व्याकरण शिक्षण की अपेक्षाकृत यानी कि अपेक्षा से भी ज़्यादा आपकी जो है बेहतर
बेहतर का मतलब है और अधिक, यानी अपेक्षा जो करते हैं वो तो है ही, उससे भी अच्छी विधि है। ऑप्शन आपके सामने आगमन है, निगमन है, सूत्र है या पुस्तक है। देखो चारों विधियों से हम सीख सकते हैं, व्याकरण निगमन विधि से भी सीख सकते हैं, आगमन विधि से भी सीख सकते हैं, सूत्र विधि से भी सीख सकते हैं। पुस्तक विधि से तो हम व्याकरण नहीं सीख सकते, भाषा का ज्ञान सीख सकते हैं। तो यहाँ ये दो विधि हैं आपके सामने, आगमन विधि और निगमन विधि। आगमन विधि कहती है उदाहरण से नियम की ओर जाना, और निगमन विधि कहती है नियम से उदाहरण की ओर जाना। तो यदि हम मान लीजिए बच्चे को पहले उदाहरण यदि दे दें, उदाहरण अगर हम दे देते हैं तो उदाहरण देने के साथ साथ हमें ध्यान रखना होगा कि पहले अगर हमने उदाहरण दे दिया तो नियम बच्चा सीखेगा, और यदि पहले नियम अगर हमने बता दिया तो बच्चा नियम को रटेगा, और रटेगा तो उसको इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं हो पाएगी। यह है आप लोग के सामने, तो उत्तर आएगा हमारा आगमन विधि, क्योंकि इसमें पहले उदाहरण दिए जाते हैं और उसके बाद में नियम को बताया जाता है। तो व्याकरण शिक्षण की सबसे बेहतर जो विधि है वो है आपकी आगमन विधि। ये उत्तर है 17 नंबर के प्रश्न। व्याकरण शिक्षण की अपेक्षाकृत बेहतर विधि है तो वो है आगमन विधि। निगमन विधि भी व्याकरण की है, लेकिन निगमन विधि में इतना ज़्यादा नहीं कर पाते बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं, क्योंकि ये छोटी क्लास के लिए तो सही है, अर्थात आगमन और निगमन बड़ी क्लास के लिए होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है हमारा अगला प्रश्न। ये रहा प्रश्न संख्या 18। तो प्रश्न संख्या 18 आपसे कह रहा है कि हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। हिंदी भाषा शिक्षण के रूप में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। तो आप भैया हिंदी शिक्षा के भाषा के शिक्षक हैं। अब आप बताएं कि इसमें सबसे ज़्यादा क्या किसको माना जाएगा। पहला, बच्चों की लेखन क्षमता का विकास करना, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास करना, बच्चों को व्याकरण की नियम सिखाना, और बच्चों को विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग सिखाना। प्रश्न संख्या 18, बच्चों की लेखन क्षमता का विकास, भाषा शिक्षक, हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आप किसे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। देखो ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण की बात कर रहा है, बात तो सारी सत्य है। ये बच्चों की लेखन क्षमता का भी विकास किया जाएगा, क्योंकि लिखवाएगा वो भाषा। बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति की क्षमता का भी विकास करेगा, बच्चों को व्याकरण के नियमों को भी सिखाएगा, और बच्चों को विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग सिखाना। तो उत्तर सभी सही हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। ये कह रहा है, ये नहीं कह रहा कि आप लोग ये बताइए कि इसमें से सही उत्तर कौन सा है। उत्तर तो सारे के सारे हैं, लेकिन कह रहा है सबसे महत्वपूर्ण पूछा जा रहा है। तो सबसे महत्वपूर्ण उत्तर है आपका, उत्तर है इसका अर्थात 18 नंबर का डी ऑप्शन, बच्चों को विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग सिखाना। यानी कि बच्चों को विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग सिखाया जाएगा। तो समझ लीजिए वो आपका उत्तर होगा सही, डी इसका विकल्प सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 19, यह है प्रश्न संख्या 19। हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। देखो प्रश्न सीटेट में ऐसे ही आते हैं, ये इसीलिए आपको सीटेट, क्योंकि आपकी 4-5 दिन बाद में ही शायद 16 तारीख को आपकी एग्ज़ाम होगी सीटेट की। तो उस सीटेट में ये सारे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आए हुए भी हैं सीटेट में और आने की संभावना भी रखते हैं। तो ये आपको विशेष रूप से एक 4-5 दिन का एक मैराथन जिसको अपन कह सकते हैं, आप लोगों को महत्वपूर्ण प्रश्न दिया जा रहा है इस मौर्य प्लेटफॉर्म के द्वारा। तो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप इसको सब्सक्राइब चैनल को करें और
प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यानपूर्वक पढ़ें, क्योंकि यहाँ प्रश्न जो दिया जा रहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण दिया जा रहा है और आप लोगों से महत्वपूर्ण तरीके से इसको प्रश्न को हल किया जा रहा है। तो हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भाषा की परिभाषाओं को याद होना, साहित्य लेखन एवं पुरस्कार, भाषा की शिक्षा शास्त्रीय समझ और साहित्यिक संगोष्ठियों में भागीदारी। यानी प्रश्न संख्या 19 का आपका सवाल है और 19 में दिया जा रहा है कि हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो भैया भाषा की परिभाषाओं को याद होना ये भी सही है, साहित्य लेखन एवं पुरस्कार ये भी सही है, भाषा की शिक्षा शास्त्रीय समझ ये भी सही है, साहित्यिक संगोष्ठियों में भागीदारी ये भी सही है। लेकिन इसने प्रश्न किया है सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऐसे प्रश्न आते हैं सीटेट में, सीधे सीधे नहीं आते, यानी कि आपसे पूछ लिया बताओ इसमें क्या होगा, ये कौन सी विधि है, ये नहीं। वहाँ तो ऐसा पूछा है कि अगर आप मान लीजिएगा अध्यापक हैं और उस भाषा के अध्यापक होने के कारण आप क्या करना चाहोगे, ये प्रश्न पूछते हैं। तो यहाँ पर सर्वाधिक उत्तर तो ये सभी हैं, लेकिन सर्वाधिक कौन सा है, तो इसका सही उत्तर है भाषा की शिक्षा शास्त्रीय समझ होनी चाहिए। हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है कि भाषा की शिक्षा शास्त्रीय समझ आपके अंदर होनी चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। बाकी ये भी महत्व है, इनको भी हम कहते हैं भाषा की परिभाषा ये भी सही है, साहित्य लेखन पुरस्कार ये भी सही है, साहित्यिक संगोष्ठियों में भागीदारी ये भी सही है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है भाषा की शिक्षा शास्त्रीय समझ। तो सीटेट का जो प्रश्न है वो आप लोग के ये आए हुए प्रश्न और आने की संभावना वाले प्रश्न आपके सामने हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, यह है आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न 20 नंबर का। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण का उद्देश्य खाली जगह में सहायक होगा। उच्च प्राथमिक यानी कि मिडिल क्लास, प्राथमिक प्राइमरी, उच्च माध्यमिक मिडिल और फिर आपको हायर जो होती हैं, तो +2 वाली अलग है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य खाली जगह में सहायक होगा। पहला ऑप्शन व्याकरण की परिभाषाओं को कंठस्थ करने में, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को समझने और उसका विश्लेषण करने में, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को अत्यधिक महत्व देने में और भाषा की प्रकृति प्रकार्य और व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करने में। 20 का क्वेश्चन नंबर है और इसका सही आंसर क्या है, तो ये कह रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य में सहायक होगा व्याकरण की परिभाषाओं को कंठस्थ करना, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को समझने और उसका विश्लेषण करना। ये इसका सही आंसर होगा। भाषा की नियमबद्ध प्रकृति यानी जो नियम कहता है भाषा का, यानी भाषा अपन जानते हैं किसे कहते हैं, भाषा संस्कृत के भाष शब्द से बना है। भाषा संप्रेषण का वो माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है, उसे अपन भाषा कहते हैं। तो ये यही कह रहा है भाषा नियमबद्ध प्रकृति को समझने और उसका विश्लेषण करना। जैसे व्याकरण शब्द है तो व्याकरण किसे कहते हैं कि जो शास्त्र शब्दों का विश्लेषण करके उनका सही प्रयोग करना सिखाता है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। तो विश्लेषण का मतलब ही यही है कि उसको विस्तार पूर्वक आपके सामने अभिव्यक्त किया जाए, उसी को हम कहते हैं विश्लेषण। तो इसका सही उत्तर हो गया भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को समझने और उसका विश्लेषण करना। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका 21 नंबर। यह है आपके सामने 21 नंबर का प्रश्न। पाठ में ठिठियाकर हंसने लगी जैसा वाक्य आया है। मतलब कोई प्रसंग है और उस प्रसंग में एकदम ठिठिया के हंसी, एकदम जोर से ठटकारा मार करके
ठिठियाकर हंसने लगी जैसा वाक्य आया है। ठिठियाना शब्द में आना प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। आना प्रत्यय से बनने वाले 4 सार्थक शब्द लिखिए। इस प्रश्न का स्वरूप खाली जगह को पोषित करता है, पुष्ट करता है। यानी कि प्रत्यय जानते ही हैं शब्दांश से होता है, वो शब्द के बाद लगता है, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पर पाठ में ठिठियाकर हंसने लगी, यहाँ पर ठिठियाकर यानी ठिठियाना आना प्रत्यय है, उसका प्रयोग करना है। तो कौन से संदर्भ में? इस प्रश्न का स्वरूप खाली जगह को पोषित करता है। सूत्र शैलीय व्याकरण, संदर्भ में व्याकरण, पाठ्यपुस्तकीय व्याकरण या प्रत्यय का समस्त ज्ञान। प्रश्न का चारों का ऑप्शन क्या होगा? अब देख लीजिएगा। पाठ में ठिठियाकर हंसने लगी जैसा वाक्य आया है। ठिठियाना शब्द में आना प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। आना प्रत्यय से बनने वाले 4 सार्थक शब्द लिखिए। इस प्रश्न का स्वरूप सूत्र शैली व्याकरण, संदर्भ में व्याकरण को पोषित करता है। इसका सही आंसर होगा संदर्भ। भाई ये पाठ चल रहा है, हमें पाठ के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है। पाठ में ठिठियाकर हंसने लगा वाक्य आया है, हमें उसी संदर्भ में, हमें प्रत्यय नहीं पढ़ाने, हमें प्रत्यय नहीं समझाने। उसने कहा है इस प्रश्न का स्वरूप को पोषित करता है। प्रत्यय को समस्त ज्ञान नहीं, पाठ्य पुस्तक नहीं, सूत्र शैली नहीं, भैया वो तो संदर्भ लेकर के चल रहा है। जो पाठ पढ़ाया जा रहा है उसी के अंतर्गत आपको बताना है। तो हमें यहाँ पर सही आंसर मिलेगा संदर्भ में व्याकरण, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। यह है प्रश्न संख्या 22 आपके राधिका 7वीं कक्षा में, राधिका 7वीं कक्षा में पढ़ती है। वह बच्चों को नाम संबंधी कुछ उदाहरण देती है, फिर संज्ञा के बारे में समझती है। राधिका द्वारा प्रयुक्त विधि है। राधिका 7वीं कक्षा में पढ़ती है, वह बच्चों को नाम संबंधी कुछ उदाहरण, यानी किसी के नाम दे रही है, वो नाम को संज्ञा कहते हैं, फिर संज्ञा के बारे में समझाती है। राधिका द्वारा प्रयुक्त विधि है आगमन विधि, सूत्र विधि, भाषा संसर्ग विधि, या हम कह सकते हैं निगमन विधि। उसने कहा है नाम संबंधी कुछ उदाहरण, भैया उदाहरण देती है और उदाहरण से नियम की ओर जब जाता है तो आगमन विधि होती है। नियम से उदाहरण जाते हैं तो निगमन विधि होती है, और उदाहरण से नियम की ओर जा रहे हैं क्योंकि उदाहरण देती है, फिर संज्ञा के बारे में पूछती है। किसी भी व्यक्ति का नाम दे दिया, यह है दीपिका, यह है आपके कृषाणु, यह है मान लीजिएगा आपके रितिका। अगर मान लीजिए ये नाम दिए हैं, इन नामों से संज्ञा के बारे में पूछिए, तो पहले तो भैया उदाहरण दिया है ना, तो उदाहरण जब दिया गया है और उसके बाद संज्ञा के बारे में पूछ रहे हैं, तो उदाहरण से जब नियम जाता है तो सीधा उत्तर हमारा आगमन विधि कहलाती है। आगमन से नियम, यानी आगमन से आपके उदाहरण से नियम की ओर जब चलते हैं आगमन होगा, और यदि नियम से अर्थात उदाहरण की ओर चलते हैं तो सीधा सा निगमन विधि कहलाती है। तो 22 नंबर के प्रश्न का सही आंसर है आगमन विधि। चलिए नेक्स्ट आते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह है आपका अगला प्रश्न, बच्चों के लेखन कौशल, बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर, यानी कि सबसे अच्छी लेखन कौशल। भाई कौशल 4, लिखना पढ़ना
जिसको अपन LSRW कहते हैं, LSRW। पहले LSRW, लिसन सुनना, बोलना, लिखना यानी कि पढ़ना और लिखना, लिसन स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। मॉन्टेसरी थोड़ा सा उल्टा कर देती है इसको, W पहले ले आती है और R बाद में ले आती है। वो कहती है कि बच्चों को पहले लिखना सिखाओ, उसके बाद उसको पढ़ना सिखाओ। तो यहाँ पर LSRW 4 आपके लेखन यानी कौशल हैं, जिनमें से एक है आपका लेखन कौशल। बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि अच्छी हो सकती है, बढ़िया हो सकती है, बेहतर हो सकती है? तो सबसे बढ़िया लेखन कौशल के लिए पूछा जा रहा है सबसे पहले श्रुति लेख, पाठाधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना, सुंदर लेख का अभ्यास, अपने अनुभवों को लिखना। 23 प्रश्न है, 23 नंबर का प्रश्न, क्योंकि अपन 15 कल कर चुके थे और आज उससे आगे कर रहे हैं। और ये जितने भी प्रश्न आप लोग देख रहे हैं ये सारे सीटेट के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। सीटेट के लिए, क्योंकि 4-5 दिन बाद आपकी एग्ज़ाम है और हम इसीलिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाए हैं। क्योंकि मैं तो ये कहता हूँ कि मौर्य क्लासेज को धन्यवाद दीजिएगा आप लोग, जो आपको फ्री में सीटेट के प्रश्नों को लेकर आए हैं और वो आपके इतनी ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। तो मैं कहता हूं कि आप लोग इन सभी प्रश्नों को पढ़ करके जाएं, और जब पढ़ करके जाएंगे तो निश्चित आपको सीटेट के लिए ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्न कहीं न कहीं आपको ज़रूर सहायता करेंगे। तो ये सीटेट के प्रश्नों में 23 नंबर का प्रश्न है कि बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? श्रुति लेख। देखिए, श्रुति लेख का मतलब होता है सुन करके लिखा जाना। पाठाधारित प्रश्नों के उत्तर देना, लिखना। पाठ में जो आधारित प्रश्न है उसको देख करके लिखा जा रहा है, जिसको सुंदर लेख का यानी कि राइटिंग सुधारने के लिए अपने अनुभवों को लिखना और अपने जो अनुभव हैं उनको लिखना। तो इसमें श्रुति लेख तो सुन करके लिखा जा रहा है, इतना नहीं। यहाँ आप लोग करेंगे 23 वाला प्रश्न को अपने अनुभवों को लिखना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इसका सही आंसर है। तो अपने अनुभवों को लिखना, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका, ये रहा प्रश्न संख्या 24। लेखन कौशल में कौन सा पक्ष, लेखन कौशल में कौन सा पक्ष सबसे कम महत्वपूर्ण का है? अब देखो यहाँ, अब से पहले तो हम पूछते सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन सा है। अब ये कह रहा है सबसे कम महत्वपूर्ण है। प्रिंट समृद्ध वातावरण, अपने अनुभवों की लिखित अभिव्यक्ति, लिखित कार्य पर शिक्षक की प्रतिक्रिया टिप्पणी और सुंदर लेखन का यांत्रिक अभ्यास। लेखन कौशल में कौन सा पक्ष सबसे कम पूछा गया है? प्रिंट समृद्ध वातावरण, अपने अनुभवों की लिखित अभिव्यक्ति, लिखित कार्य पर शिक्षक की प्रतिक्रिया या टिप्पणी और सुंदर लेखन का यांत्रिक अभ्यास। ये लेखन कौशल की ही बात कर रहा है, ध्यान रहे। पक्ष पर कम महत्व दे रहा है। तो यहाँ जो सबसे ज़्यादा जो कम है, वैसे तो हैं सभी के सभी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कम महत्वपूर्ण है वो है आपका 24 नंबर के प्रश्न में प्रिंट समृद्ध वातावरण सबसे कम महत्वपूर्ण। प्रिंट सामने लिख प्रिंट करवा दिया, उससे क्या लेखन कार्य आपका पूर्ण होगा? भाई आपको मान लीजिए मान लीजिए दे दिया जो है नोट्स, बने बनाए नोट्स दे दिए, लिखे लिखाए नोट्स दे दिया, प्रिंट किए नोट्स दे दिया, छपे छपाए नोट, तो आपकी लेखन जो है वो कहाँ पर विकसित होगा? तो लेखन तो भैया कभी भी नहीं है। हाँ, सुंदर लेखन का यांत्रिक अभ्यास यानी कि आपने करें, बिल्कुल हो सकता है। लिखित कार्य पर शिक्षक की प्रतिक्रिया टिप्पणी, ये आप लोग जो लिखेंगे उस पर भी, और अपने अनुभवों के लिखित, ये तो अभी बताया। तो सही उत्तर हो जाएगा प्रिंट समृद्ध वातावरण। ये सबसे कम महत्वपूर्ण तो है, लेकिन सबसे कम महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं नंबर 25 पर। यह है आप लोग का 25 नंबर का प्रश्न, बोलना कौशल।
देखिए अभी अभी अपन बात कर रहे थे कौशल की, तो मैंने आपको कहा था कि वास्तविकता में जो कौशल है वो 4, यानी कि LSRW, लिखना यानी कि आपका सुनना, उसके बाद बोलना, उसके बाद में पढ़ना और उसके बाद में लिखना। ये 4 हैं आपके सामने। LSRW, मॉन्टेसरी चेंज करती है, W पहले R बाद में। अब यहाँ दूसरा कौशल आ चुका है कि बोलना कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अब यहाँ सर्वाधिक महत्वपूर्ण पूछ लिया। देखो सीटेट के प्रश्नों पर ध्यान से, या तो सर्वाधिक पूछेगा या अध्यापक के बारे में पूछेगा या सबसे कम पूछेगा, ऐसे प्रश्न सबसे ज़्यादा सीटेट में आते हैं। और मैं आप लोगों के सामने सीटेट के ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आया हूँ, और जिस प्लेटफॉर्म पर लाया हूँ वो आपको पता है, ये मौर्य क्लासेज का प्लेटफॉर्म है। इस पर आप लोगों को ये फ्री में मिल रहा है, आपको ये महत्वपूर्ण प्रश्न मिल रहे हैं, जिन प्रश्नों से आप लोग को सीटेट क्लियर हो सकता है। अगर आपको 2, 4, 5 क्वेश्चन भी अगर मिल गए तो आपका तो बेड़ा पार है। तो ध्यान से सुनिए, 25 नंबर का प्रश्न बोलना कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन 1 शुद्ध उच्चारण, समझ कर बोलना, आंखों देखा वर्णन करना या बोलने की तेज गति। 25 नंबर का प्रश्न, अर्थात बोलना कौशल में देखो शुद्ध उच्चारण ये तो करोगे ही करोगे, समझकर बोलना ये भी आप लोग करोगे, आंखों देखा वर्णन कर रहे हैं उसी का वो भी बोल रहे हैं हम। बोलने की तेज गति गलत, बोलने की तेज गति नहीं होनी चाहिए। बोलना उतना ही सीमित हो जो हमारे सामने दर्शक बैठे हुए हैं या हमारे सामने छात्र बैठे हैं, आवाज़ उतनी ही हो जो पीछे लास्ट में जो बच्चा बैठा है आवाज़ वहाँ तक पहुँच जाए। इतनी नहीं कि हम यहाँ से बोलें और जो रूम होता है या जो जगह होती है उससे भी बाहर चली जाती है, तो इतना तेज़ नहीं बोलना चाहिए। शुद्ध उच्चारण तो करना चाहिए, ये तो सही है, लेकिन ये कह रहा है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, तो सबसे ज़्यादा है समझकर बोलना, ये इसका सही आंसर होगा। यानी कि शुद्ध उच्चारण तो करेगा लेकिन समझकर बोलना है। समझदारी से अगर मान लीजिए आपने समझा और उसको बात वैसे ही फेंकना शुरू कर दिया तो फिर वो समझ में, चाहे आप शुद्ध बोल लो, लेकिन सामने वाले को ये भी तो लगे नहीं कि हाँ ये जो बोला जा रहा है वो प्रसंग के अनुसार बोला जा रहा है, वो संदर्भ के अनुसार बोला जा रहा है। तो समझ कर बोलना ही इसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। चलिए नेक्स्ट 25 के बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका 26 नंबर का। ये है 26 नंबर पढ़ने। अब देखिएगा आपका तीसरा कौशल आ चुका है। सबसे पहला हमारा लिखना कौशल आया, उसके बाद हमारा पढ़ना कौशल आया, अब तीसरा आ गया है यानी कि बोलना और इसके बाद में पढ़ना। एल आ गया, एस आ गया, अब आर आ चुका है यानी लिसन हो चुका, इसके बाद में स्पीकिंग हो गया, इसके बाद में रीडिंग आ गया यानी कि अब रीड करना है, पढ़ना है। नंबर तीसरा कौशल पूछा जा रहा है कि पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यानी आपके सामने ज़्यादातर जो प्रश्न आ रहे हैं ना वो सीटेट में जो पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं वो प्रश्न इसी तरीके से पूछते हैं। उसमें यही कहा जाता है सर्वाधिक कौन है, सबसे कम कौन है, शिक्षक के लिए क्या होगा, इसके लिए क्या होगा। यानी ये नहीं कि इसके जो है प्रवर्तक कौन है, इसके प्रवर्तक कौन, नहीं पूछते हैं। आपसे सीटेट में प्रवर्तक और उसके जो है जनक और उसके ये और उसके वो नहीं पूछा जाता है। नाम भी बहुत कम है कि इस विधि का दूसरा नाम क्या है, ये भी नहीं पूछा जाता है। जो पूछा जाता है सीटेट में वो ये पूछे जाते हैं, इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं और यही प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं। और इन प्रश्नों को यदि आप एक बार देख करके चलेंगे तो निश्चित आपको वहाँ एग्जाम में ज़रूर मिलेगा, और यहाँ से जो मिला है ये आपको बहुत सहायता देगा इस प्लेटफॉर्म से। तो पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्व, वर्णमाला का क्रमिक ज्ञान पढ़ना। अब भाई पढ़ोगे तो क्या क्या पढ़ोगे, वर्णमाला का क्रमिक ज्ञान, शब्दों को पढ़ने की कुशलता, वाक्यों को पढ़ने की कुशलता, पढ़ी गई पाठ्य वस्तु का अर्थ ग्रहण करना।
वर्णमाला का क्रमिक ज्ञान पढ़ोगे तो क्रमिक ज्ञान आएगा ही आएगा। शब्दों को पढ़ने की कुशलता, तो शब्द वर्ण पढ़ लेंगे तो शब्द भी आप लोग सीख जाएंगे। शब्द जब सीख जाएंगे तो वाक्यों को भी पढ़ना सीख जाओगे। और पढ़ी गई पाठ्य वस्तु का अर्थ ग्रहण करना, तो सबसे पहला महत्वपूर्ण, सबसे पहला ये इसने कहा है सर्वाधिक, लेकिन महत्वपूर्ण है वर्णमाला का क्रमिक ज्ञान। ये भी आपका सही है, पढ़ोगे तो वर्णमाला का सही ज्ञान। जब वर्णमाला सीख जाओगे, वर्ण एक होता है और वर्ण जब मिल जाता है, वर्ण प्लस वर्ण मिलता है तो शब्द बनता है। और जब शब्द प्लस शब्द बनता है तो हमारा वाक्य बनता है। यानी वर्ण एक है और वर्ण मिलेगा तो शब्द, तो वर्णमाला की क्रमिक ज्ञान हुआ। उसके बाद हमने शब्दों को पढ़ने की कुशलता प्राप्त की, फिर वाक्यों को पढ़ने की कुशलता प्राप्त की। और जब सब चीज पढ़ लिया तो सीधी सी बात है, पढ़ी गई पाठ्य वस्तु का अर्थ ग्रहण करना, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यानी कि सबसे ज़्यादा पूछा इसने, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है नंबर डी, अर्थात पढ़ी गई पाठ्य वस्तु का अर्थ ग्रहण करना। ठीक है, तो ये हुआ आपका 26 वाला प्रश्न। अब नेक्स्ट आता है हमारा अगला प्रश्न। ये है 27 नंबर का प्रश्न कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों में, प्राथमिक स्तर पर बच्चों में लिखने का कौशल इस सीमा तक हो कि वे, अब देखो लिखना आ गया है, ये चौथा भाई आपको पहला एल सुनना कौशल, दूसरा फिर लिखना कौशल, यानी आपका जो है बोलना, उसके बाद पढ़ना और उसके बाद लिखना। यहाँ पूछा जा रहा है प्राथमिक स्तर पर बच्चों में लिखने का कौशल इस सीमा तक हो कि वे सुंदर अक्षरों में लिख सकें, छोटी कहानी लिख सकें, विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सकें, मानक वर्तनी में लिख सकें। ये पूछ रहा है कि लिखने का कौशल इस सीमा तक हो। भाई प्राथमिक कक्षा के बच्चे हैं ये। अब यहाँ प्राथमिक स्तर का पूछा है, बड़ी क्लास नहीं पूछ रहा, प्राथमिक स्तर के बच्चों के बारे में पूछा जा रहा है। तो प्राथमिक स्तर के बच्चों में लिखने का कौशल इस सीमा तक हो कि वे सुंदर अक्षरों में लिख सकें। प्राथमिक बच्चे तो थोड़ा कम सुंदर लिख पाते हैं। छोटी कहानी लिख सकेंगे, ये तो लिख ही सकते हैं। विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सकें और मानक वर्तनी में लिख सकें। तो सही, इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सकें। यानी उनको जो उद्देश्य दिया जा रहा है उसको अलग अलग तरीके से वो लिख सकें। तो सही उत्तर हो जाएगा विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सकना। ये 27 नंबर का प्रश्न का सी विकल्प आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये है हमारे सामने प्रश्न संख्या 28। लिखना सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, ये लो साहब, यानी कि जितने भी प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण, सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण, सर्वश्रेष्ठ कौन सा है, सबसे कम कौन सा है। यानी कि अभी तक जो आरटेट में प्रश्न में आते हैं वो एक भी ऐसा प्रश्न नहीं आया। हाँ, ये आगमन निगमन जरूर आ गया था आपके सामने, सूत्र विधि जरूर आ गई थी, ठीक है, भाषा संसर्ग विधि आ गई थी, पाठ्य पुस्तक विधि आ गई थी, लेकिन उसका कोई विवरण नहीं दिया, विश्लेषणात्मक नहीं है। हमें यहाँ जो दिखा जा रहा है वो दिख रहा है भाषा से संबंधित, वो दिखाया जा रहा है कौशल से संबंधित। और कौशलों में भी ये पूछा जा रहा है कि बताइए इसमें सर्वाधिक कौन सा होगा, सबसे महत्वपूर्ण कौन सा होगा, सर्वश्रेष्ठ कौन सा होगा, क्योंकि ये प्रश्न ऐसे ही घुमाता है सीटेट में। तो सीटेट के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न है अगला 28 नंबर, लिखा है लिखना सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है अक्षर ज्ञान, शब्द ज्ञान, वाक्य संरचना, अर्थ की अभिव्यक्ति। भैया लिखने के लिए जब आपने अक्षर ज्ञान सीख ही लिया, शब्द ज्ञान सीख ही लिया,
वाक्य ज्ञान, वाक्य की संरचना सीख ली, तो उसके बाद तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा अर्थ की अभिव्यक्ति करना। जब आप सीख चुके हैं ये सारी बात, तो भैया अब उसके अर्थ को अभिव्यक्त करो ना, उसको लिखो। मान लीजिए कोई शब्द दे दिया और उस शब्द का आपको ज्ञान हो गया, तो अब उसको कैसे अभिव्यक्त करोगे, लिख कर के बताओ, तभी तो अभिव्यक्ति होगी। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो दिया गया है अर्थ की अभिव्यक्ति को, तो ये उत्तर आपका हो जाएगा सही 28 नंबर का, अर्थात आपका डी विकल्प इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं अगले वाले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या है 29। प्रश्न संख्या 29 में कहा गया है कि लिखने की क्षमता का विकास बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए, यह विचार है। लिखना की क्षमता का विकास बोलने, सुनने और पढ़ने, ये चारों कौशल हैं। चारों कौशलों के बारे में पूछा है। पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए, यह विचार है। पूर्णतः निराधार, पूर्णतः असत्य, पूर्णतः सत्य, आंशिक रूप से सत्य। 29 नंबर का प्रश्न, लिखने की क्षमता का विकास बोलना सुनना, रे भैया सही है, तो पूर्णतः निराधार नहीं, पूर्ण से असत्य नहीं, आंशिक रूप से सत्य नहीं, सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, पूर्णतः सत्य है। अगर आप लिखने की क्षमता का विकास कर रहे हैं तो बोलना, सुनना, पढ़ना, इन सब को एक साथ लेकर के चलना पड़ेगा, तब आपको लिखने की क्षमता का विकास संभव हो सकता है। तो पूर्णतः सत्य है, यह विचार है। तो ये सही है, संगति में होना चाहिए, बिल्कुल सत्य है, तो उसका सी विकल्प आपका सही होगा। नेक्स्ट आते हैं नंबर 30 पर। प्रश्न संख्या 30, भाषा की विभिन्न कौशलों को खाली जगह रूप में पढ़ने की अनुशंसा की जाती है। भाषा को कैसे पढ़ेंगे? निम्न रूप में, क्रमिक रूप में, एकीकृत रूप में, उच्च रूप में। आपको बताना है भाषा की विभिन्न कौशलों को खाली जगह रूप में पढ़ने की अनुशंसा की जाती है। तो निम्न रूप में करेंगे, क्रमिक रूप में करेंगे, एकीकृत रूप में करेंगे या उच्च रूप में करेंगे। तो देखो, ना तो निम्न रूप में करेंगे, ना क्रमिक रूप में करेंगे, ना उच्च रूप में करेंगे। यानी भाषा की विभिन्न कौशलों को हम एकीकृत रूप में पढ़ने की अनुशंसा की जाती है। उनको एकीकृत जोड़ करके, अभी इससे पहले वाला प्रश्न यही कहा था, एकीकृत रूप में इसको जोड़ करके पढ़ना है, एकीकृत रूप में पढ़ने की अनुशंसा की जाएगी। तो राइट आंसर आपका सी, एकीकृत रूप में इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं अगले वाले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 31। यह है प्रश्न संख्या 31 आपका। एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में हैं, यानी आप किसके रूप में हैं? भाषा शिक्षक के रूप में। तो भाषा शिक्षक के रूप में आप किस बात को अधिक महत्व देंगे? ये लो, महत्व आ गया अधिक। बच्चों को व्याकरण सिखाना, स्वयं शुद्ध भाषा प्रयोग, बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना, पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझना। आपको राइट आंसर बताना होगा। एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में, बहुत बड़ी सांस्कृतिक कक्षा है, उसमें आप भाषा शिक्षक के रूप में हैं और उसमें आपको किस बात पर अधिक महत्व दोगे?
बच्चों को व्याकरण सिखाएंगे, अरे भाषा में सिखाओगे तो व्याकरण सिखा तो देंगे, लेकिन इतना महत्व नहीं है। स्वयं शुद्ध भाषा प्रयोग ये भी कर सकते हैं, लेकिन इतना नहीं कर सकते। पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति ये भी कर सकते हैं, लेकिन पूर्ण नहीं। लेकिन सही उत्तर हो जाएगा हमारा, बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना होगा। यानी कि हम बच्चे को भाषा का प्रयोग के लिए अधिक से अधिक अवसर प्रदान करेंगे, तब जाकर के वो सही होगा। तो ये भाषा शिक्षक के रूप में हमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें लगती है। प्रश्न संख्या 31 का सी विकल्प आपका सही है। चलिए नेक्स्ट आते हैं अगला प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 32, यह है प्रश्न संख्या 32, एक से अधिक भाषा का प्रयोग। देखिए प्रश्न कह रहा है एक से अधिक भाषा का प्रयोग कक्षाई जटिलताओं को बढ़ाता है। एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग कक्षाई जटिलताओं को बढ़ाता है, शिक्षकों के लिए गहन समस्या है, संज्ञानात्मक विकास में सहायक है, या किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है। प्रश्न संख्या 32 अर्थात आपका राइट आंसर होगा कक्षाई जटिलता को बढ़ाता है, शिक्षकों के लिए गहन समस्या है, संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। तो 32 नंबर का जो प्रश्न है इसका सही आंसर होगा संज्ञानात्मक विकास में सहायक होना। तो ये था आपका 32 नंबर। नेक्स्ट अब आता है हमारा 33 नंबर का प्रश्न। यह है आपके सामने प्रश्न संख्या 33। कलिका हिंदी भाषा में बोलते समय कई बार अटकती है। कलिका हिंदी भाषा में बोलते समय कई बार अटकती है, आप क्या करेंगे? भाई कलिका कक्षा में अटक रही है बोलते समय, हिंदी भाषा में बोलते समय कई बार अटकती है, तो आप क्या करेंगे? उसे प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति के नमूने सुनाएंगे और कहेंगे कि उसे भी हूबहू ऐसे ही बोलना है। पहला, कक्षा के बाकी बच्चों से कहेंगे कि कलिका के समक्ष प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति के नमूने प्रस्तुत करो। तीसरा है कक्षा में केवल कलिका को ही बार बार बोलने के लिए कहेंगे। और चौथा है धैर्य रखते हुए उसे सहज अभिव्यक्ति के लिए प्रोत्साहित करेंगे। प्रश्न संख्या 33 है और 33 का सही आंसर, देखिए आंसर किस तरीके से दे रहे हैं। कलिका हिंदी भाषा में बोलते समय कई बार अटक रहे, तो आप क्या करेंगे? तो भैया सीधा सा उत्तर है धैर्य रखते हुए उसे सहज अभिव्यक्ति के लिए प्रोत्साहित करेंगे। ये नहीं कक्षा में केवल कलिका को ही बार बार बोलना, ही बार बार नहीं बुलाएंगे। कक्षा के बाकी बच्चों को कहेंगे कलिका के समक्ष प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति के नमूने पर नहीं, हूबहू ऐसा करना ही, ये भी गलत। तो उत्तर आपका हो जाएगा डी, यानी कि आपका 33 नंबर का जो प्रश्न है उसके लिए डी आपका ऑप्शन राइट होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं 34 नंबर पर। 34 नंबर का प्रश्न है कक्षा में मौजूद बहुभाषिता, कक्षा में मौजूद बहुभाषिता भाषा शिक्षण में बाधक है, भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो सकती है, बच्चों को लक्ष्य भाषा सीखने के लिए हतोत्साहित करती है, शिक्षक के लिए एक जटिल और कठिन चुनौती है। 4 आपके सामने हैं, तो अब आप लोग बताएं कि कक्षा में मौजूद बहुभाषिता भाषा शिक्षण में बाधक होती है, भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त होती है, बच्चों को लक्ष्य भाषा सीखने के लिए हतोत्साहित करती है, या शिक्षक के लिए एक जटिल और कठिन चुनौती है। तो प्रश्न संख्या 34 का सही आंसर होगा भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो सकती है। तो ये इसका राइट होगा। भाषा शिक्षण में बाधक नहीं होती, बच्चों को लक्ष्य भाषा सीखने के लिए हतोत्साहित भी नहीं करती, शिक्षक के लिए एक जटिल नाव, अर्थात सीधा है कक्षा में मौजूद बहुभाषिता भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो सकती है। और इसके बाद नेक्स्ट अगला जो प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 35 नंबर, और प्रश्न संख्या 35 है ये रहा, डिस्ग्राफिया से संबंधित प्रश्न पूछा गया। डिस्ग्राफिया
का संबंध किससे है? देखिए ये भी आर टेट में नहीं आता, ये आपका सी टेट में आते हैं या साइकोलॉजी में आते हैं। साइकोलॉजी में पूछा जाता है डिसकैल्कुलिया, डिसग्राफिया। तो ऐसे सवाल जब पूछा जाता है डिसग्राफिया का संबंध किससे है, तो प्रश्न है पठन अक्षमता से, यानी कि पठन जो है अक्षमता, जो पढ़ नहीं सकते उसके लिए। लेखन अक्षमता से, जो लिख नहीं सकते उसके लिए। गणना संबंधी अक्षमता से या बोलने संबंधी अक्षमता से। डिसग्राफिया पूछा जा रहा है, तो डिसग्राफिया पठन, लेखन, गणना संबंधी या बोलने संबंधी। तो इसका सही प्रश्न होगा, सही आंसर होगा लेखन से संबंधित जो बात होती है, जो लिख नहीं सकते हैं। कैलकुलेशन जो नहीं करता है वो गणना, कैलकुलेशन जो है डिसकैल्कुलिया जिसको कहा जाता है लेखन के लिए होता है। डिसग्राफिया जो होता है वो लेखन का और गणना से संबंधित होता है, डिसकैल्कुलिया होता है। तो यहाँ जो सही आंसर है वो है लेखन अक्षमता से। तो यहाँ डिसग्राफिया का संबंध किससे हुआ, अर्थात लेखन संबंधी बातें जब आती है तो लेखन से संबंधित जो बातें होंगी उसके लिए होता है डिसग्राफिया। ये था आपका 35 नंबर का। 35 नंबर के बाद नेक्स्ट कल आप लोगों को फिर अगली क्लास में फिर मिलेंगे, क्योंकि इतना ही आप लोगों के थोड़ा ही अपन लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक साथ में फिर ज़्यादा बन जाएगा तो फिर आप लोग नहीं पढ़ पाएंगे। तो आज इतना ही 35 क्वेश्चन तक। बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों को। शुक्रिया इस मौर्य क्लासेज के प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद।